हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद भी किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लाए हैं आपके लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, क्या अंतरित किया जा सकता है, यानी कौन सी संपत्तियां अंतरित की जा सकती हैं। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 उल्लेख करती है कि संपत्ति अंतरण के संबंध में सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, किंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अर्थात कुछ इस प्रकार की संपत्तियां हैं जिनका यदि अंतरण किया जाए तो वह अंतरण मान्य नहीं होगा अथवा शून्य होगा। इस धारा के ए से आई तक के प्रावधान उन संपत्तियों के बारे में बताते हैं जिनका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी उस समय प्रवर्तित विधि द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा किसी संपत्ति के अंतरण पर रोक लगा दी गई है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण भी नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू विधि के अंतर्गत कोई धार्मिक पद, सेवायत, देवोत्तर संपत्ति अंतरणी नहीं है। अविभाज्य संपत्ति सामान्यतः अंतरणी है, परंतु रीति रिवाज द्वारा उनको अनंतरणी यानी नॉन ट्रांसफरेबल बना सकते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुतवल्ली का पद तथा वक्फी संपत्ति आदि अंतरणी नहीं है। अन्य अधिनियमों के अंतर्गत जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय नीतियों के आधार पर कुछ विशेष प्रकार की कृषि भूमियों के अंतरणों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 में ए से आई तक अपवाद दिए गए हैं। इन अपवादों में आने वाली संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। जैसे पहला अपवाद है वह संपत्ति जिसको प्राप्त करने की मात्र संभावना हो, यानी धारा 6A के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति या वस्तु को हस्तांतरित नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की उसे मात्र संभावना हो। वह वस्तु जो वर्तमान में अस्तित्व में है ही नहीं, उसको संपत्ति संज्ञा में नहीं लाया जा सकता और वह संपत्ति ही नहीं है तो उसका अंतरण भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए ए को अपने निसंतान चाचा से वसीयत में 5 लाख का मकान प्राप्त होने की संभावना है, जिससे वह बी को अंतरित कर देता है। संभावना में संपत्ति प्राप्त होने के कारण यह अंतरण अवैध है। दूसरा अपवाद है इसमें पुनः प्रवेश का अधिकार। धारा 6B के अनुसार किसी संपत्ति में मात्र पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता। पुनः प्रवेश के अधिकार का अर्थ संपत्ति का कब्जा ग्रहण करना या पुनः प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए किसी संपत्ति के किराएदार अथवा पट्टेदार द्वारा संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर संपत्ति के स्वामी पर पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परंतु यह अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता जिसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। पुनः प्रवेश का अधिकार संपत्ति से जुड़ा हुआ है और संपत्ति से अलग करके मात्र पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति का विक्रय स्थायी पट्टा करने पर विक्रयकर्ता या पट्टाकर्ता को केवल पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा अपवाद है इसमें सुखाचार। धारा 6C के अनुसार सुखाचार के अधिकार को अधिष्ठायी स्थल यानी डोमिनेंट हेरिटेज से अलग करके अंतरित नहीं किया जा सकता। अर्थात केवल सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। सुखाचार एक संपत्ति जिसे अधिसेवी यानी सर्विएंट हेरिटेज पर दूसरी संपत्ति जैसे अधिष्ठायी भूमि यानी डोमिनेंट हेरिटेज के लाभप्रद उपयोग के लिए होता है। अतः सुखाचार को उस संपत्ति से जिससे वो जुड़ा हुआ है अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुखाचार से जुड़ी हुई एक विधिक प्रसंगति
होने के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अंतरण के साथ अंतर्ती के पास चली जाती है। चौथा अपवाद है यहां पर व्यक्तिगत अधिकार। धारा 6D के अनुसार किसी संपत्ति में के वे अधिकार जो संपत्ति धारक के व्यक्तिगत उपयोग तक ही सीमित हैं, उनको किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा अंतरण उस प्रतिबंध के उद्देश्यों को विफल कर देगा। जैसे मुस्लिम विधि में हक सफा का अधिकार, मंदिर का सेवायत, मठ का महंत आदि। इसी में भविष्य में भरण पोषण का अधिकार यानी संशोधन अधिनियम 1929 द्वारा 6DD क्लॉज जोड़ा गया था। इसके अनुसार भविष्य में मिलने वाले भरण पोषण के अधिकार को चाहे वह निश्चित हो या प्रतिभूत अंतरित नहीं किया जा सकता। भविष्य के भरण पोषण का अधिकार उस व्यक्ति के निजी लाभ के लिए है जिसे यह दिया गया है, अतः यह एक ऐसा निजी अधिकार है जिसका अंतरण शून्य है। आगे है इसमें पांचवा, केवल बाद लाने का अधिकार। धारा 6E के अनुसार इस प्रकार का अधिकार एक निजी अधिकार है जो केवल पीड़ित पक्षकार को ही प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संपत्ति जिस व्यक्ति के स्वामित्व में हो, उसी व्यक्ति को उस संपत्ति से संबंधित जितने विवाद हैं उनको न्यायालय में लाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के अधिकार संपत्ति के साथ रहते हैं। इस प्रकार की संपत्ति यदि अंतरित कर दी गई है तो उसके साथ ही उस संपत्ति से संबंधित वाद लाने का अधिकार भी अंतरित हो जाएगा, किंतु ऐसा होना असंभव है कि संपत्ति का स्वामित्व तो एक व्यक्ति में नहीं तो तथा वाद लाने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के पास रहे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि केवल वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता, ऐसा अंतरण शून्य है। आगे छठवां अपवाद, लोक पद का अंतरण। धारा 6F के अनुसार लोक पद एवं लोक अधिकारी को मिलने वाला वेतन तथा सुविधाएं अंतरित नहीं की जा सकती। एक लोक पद एक स्थिति है जिसमें कुछ कर्तव्य तथा अधिकार जुड़े होते हैं। लोक पद को धारण करने वाला व्यक्ति लोक सेवक कहलाता है, जो कि कर्तव्य पालन के लिए सरकार से वेतन प्राप्त करता है। एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता के कारण लोक पद प्राप्त करता है, इसलिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार ना तो लोक पद और न उससे जुड़ी हुई सुविधाएं आदि का अंतर नहीं किया जा सकता। आगे सातवां, पेंशन या वृत्तिकाओं का अंतरण। धारा 6G के अनुसार पेंशन तथा अन्य वृत्तिकाएं किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं, विशिष्ट गुणों, उसके परिवार या आश्रितों को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाती हैं। साथ ही सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति प्रतिकर के रूप में पेंशन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके सम्मानजनक जीवन यापन की व्यवस्था करना है, अतः इसका अंतरण लोक नीति के विरुद्ध होगा। आगे आठवां अपवाद है विधि द्वारा प्रतिबंधित अंतरण। विधि द्वारा प्रतिबंधित अंतरण धारा 6H के अनुसार उन संपत्तियों का अंतरण शून्य है जिनका अंतरण उन संपत्तियों की स्थिति तथा प्रकृति के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए हवा, पानी, प्रकाश आदि। उन संपत्तियों का भी अंतरण शून्य है जिनका अंतरण भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अवैध उद्देश्य अथवा अवैध प्रतिफल के लिए किया जाता है। ऐसी संपत्ति का भी अंतरण नहीं किया जा सकता जिसका अंतरण कानून द्वारा निषिद्ध हो। उदाहरण के लिए दिवालिया की संपत्ति का अंतरण, आसामी सिरदारी हितों का अंतरण आदि। आगे इसमें अगला अपवाद है यदि अंतरण ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो कि कानूनी रूप से अंतर्ती होने के योग्य नहीं है। धारा 6I के अनुसार इस खंड के अंतर्गत कुछ हितों को लोक नीति के आधार पर अनंतरणीय बनाया गया है। इन हितों का सृजन विधि द्वारा किया गया है जो भूस्वामी और उसके काश्तकार के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित की गई हैं। इस खंड के अंतर्गत 3 प्रकार के हितों को अनंतरणीय बनाया गया है। फर्स्ट है कोई काश्तकार जो अंतरित नहीं किए जाने वाले हित रखता हो। उदाहरण के लिए
अधिभोग का अंतरण शून्य है। सेकंड है, कोई काश्तकार जिसने कि किसी संपदा की मालगुजारी देने में चूक की हो, उस जोत के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है। और थर्ड है इसमें, एक संपदा का पट्टेदार जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन के अधीन है, किसी संपदा को अंतरित नहीं कर सकता है। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।